हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पॉलिटी के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पॉलिटी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं और उसी का आज ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आज भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आखिर संविधान में राष्ट्रपति जी के बारे में क्या क्या प्रोसीजर दे रखे हैं कि इनका चुनाव कैसे होगा और उनकी संवैधानिक ताकत क्या है, इन सभी के बारे में संविधान में भाग 5 में दे रखा है। संविधान का भाग 5 किससे रिलेटेड होता है? यह केंद्र सरकार की संरचना और शक्तियों से संबंधित है। मतलब कि केंद्र सरकार की क्या शक्तियाँ होंगी, इससे संबंधित आपके आर्टिकल्स हैं, ये भाग 5 में दे रखे हैं, जो कि आर्टिकल 52 से लेके 151 में समावित हैं। तो इसी में दोस्तों आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62, जो कि राष्ट्रपति जी को समर्पित हैं, प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 किस रिलेटेड है? ये प्रेसिडेंट को रिलेटेड है। तो ये पहले तो आपको आर्टिकल याद रखने हैं कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये सभी के सभी राष्ट्रपति को समर्पित होते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको याद रखना है। इसी में दोस्तों आर्टिकल नंबर 52, जो कि इसका पहला आर्टिकल है, वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक संवैधानिक निकाय है। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है वो एक संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों देखें, तो इसमें ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का प्रथम नागरिक होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। दूसरी बात यह है कि वह देश का मुखिया होगा। हमारे यहाँ दो तरीके के मुखिया होते हैं, एक नॉमिनल हेड और एक एग्जीक्यूटिव हेड। एक नाम मात्र मुखिया और एक कार्यकारी मुखिया। तो नाम मात्र मुखिया जो हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और जो कार्यकारिणी और या फिर एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम होते हैं। और नाम मात्र आपके जो मुखिया होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति को कहा जाता है। हमारे भारतीय सेना के जो तीनों, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, इनकी जो प्रमुख कमांडर या फिर इनका जो सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है। अगला पॉइंट है इसी में कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। और साथ ही साथ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और जब मंत्री परिषद बर्खास्त किया जाता है, तब भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। उसमें भी राष्ट्रपति बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये 5 पॉइंट हो गए। अगला दोस्तों पॉइंट है कि उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं वो औपचारिक होती हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ये बताया गया है कि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होंगी। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, जिसका पालन वह राष्ट्रपति द्वारा कराते हैं। मतलब कि कल सदन के द्वारा कोई भी बिल पास होता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वह बिल कानून नहीं बन सकता है। तो यह शक्तियाँ औपचारिक होती हैं और इस पे हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति पर बाध्य होता है कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। कुछ कंडीशंस होती हैं, पर इतनी टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे इस समय। लेकिन बस ये मानिए कि उनकी शक्तियाँ औपचारिक होती हैं और वास्तविक शक्तियाँ
प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती हैं। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और जो राज्यपाल होते हैं, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? इन दोनों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। और साथ ही साथ आपके जो फाइनेंस कमीशन, मतलब कि वित्त आयोग का जो गठन होता है वह भी आपके राष्ट्रपति द्वारा ही करा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फाइनेंस कमीशन आपके आर्टिकल नंबर 280 में दे रखा है। इनके गठन कौन करता है? इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा करा जाता है। एक चीज़ इसमें दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति इसमें जो भी फैसले लेते हैं वो मंत्री परिषद के सलाह पर लेते हैं। वह अपने स्वविवेक से ऐसे किसी भी नियुक्ति को नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उनके पास औपचारिक शक्तियाँ होती हैं, वास्तविक शक्तियाँ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती हैं। तो अगला दोस्तों आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 54। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन इट। तो इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वह निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होगा। और इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों में कौन कौन आते हैं? पहला, इसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य मतलब कि जो जनता के द्वारा डायरेक्ट अगर चुन के आए हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्ट ले सकते हैं। तो दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह इसमें भाग लेते हैं। अगला दोस्तों ये है कि राज्य की जो विधानसभा होती हैं उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखना है आपको, विधानसभा, यहाँ विधान परिषद नहीं लिखी गई है। विधानसभा के वो भी निर्वाचित सदस्य, नामित सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य विधानसभा के। और तीसरा यह है कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित विधायक होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये तीन लोग मिलके राष्ट्रपति, या फिर तीन आपका ग्रुप मिलके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग होती है वह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होती है, मतलब कि एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, माने कि आनुपातिक प्रणाली। ये दोनों प्रणाली दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए होता है, तो आपको उसमें टिक करना है कि हाँ ये सही है। तो ये चीज़ होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। और एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो होते हैं, जो नामित व्यक्ति होते हैं सदनों के, वह भाग नहीं लेते हैं, उनका कोई भी मान्य नहीं होता है, मतलब कि उनका इलेक्शन प्रोसीजर में कोई रोल नहीं होता है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है यह 5 साल के लिए होता है और यह आपके आर्टिकल नंबर 56 में दे रखा है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 58। अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 58। इस आर्टिकल में राष्ट्रपति की जो ऑफिस है उसको ग्रहण करने की एलिजिबिलिटी दे रखी है, माने कि योग्यता दे रखी है। तो इसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए किसी भी आम नागरिक के पास ताकि वो भारत का राष्ट्रपति बन सके? पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक दो सेंस में, पहला कि वो जन्म से भी भारत का नागरिक हो सकता है और दूसरा नागरिकता अधिनियम द्वारा उसने भारत की नागरिकता प्राप्त करी हो। दोनों ही कंडीशंस में वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और वो जीत भी सकता है। इसमें सेकंड में आपको फोकस करना है, जिसमें दे रखा है नागरिकता अधिनियम द्वारा। मतलब कि कल अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता ले लेता है और उसके बाद अगर वो चाहे कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले तो यह मुमकिन है। तो यह आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है वो जन्म से भी ग्रहण कर सकता है और नागरिकता अधिनियम द्वारा अगर उसने नागरिकता प्राप्त की है तब भी वह राष्ट्रपति का ऑफिस का चुनाव लड़ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। अगला ये है
कि मिनिमम एज जो कि होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए वह 35 साल है। मतलब कि 35 साल से कम उम्र के लोग राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इसी प्रकार लोकसभा या फिर राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होती है? 25 ईयर्स। ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार अगर वोट देने के अधिकार की मिनिमम एज कितनी होती है? वो होती है आपकी 18 साल। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज याद रखनी है। ठीक है, तो 35 एज मिनिमम एज है जिसके लिए आपको होना ही चाहिए अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, उसमें लिखा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है कि आप उस समय प्रेजेंट टाइम में जब आप चुनाव लड़ रहे होंगे तब उस समय कोई लाभ का पद आप धारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी लाभ के पद को आपने धारण कर रखा है तो पहले आपको उस ऑफिस को छोड़ना होगा, उसके बाद ही आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसमें कुछ आपके एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद ये हैं कि अगर आप सांसद हैं या फिर आप विधायक हैं तो इन दोनों कंडीशंस में आप इस पद पे रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद आपको इन दोनों या फिर किसी भी पद पे आप होंगे उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रपति का ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। तो ये था इलेक्शन प्रोसीजर की एलिजिबिलिटी जो कि आर्टिकल नंबर 58 में दे रखी थी। अगला है राष्ट्रपति के कार्यकाल जो होते हैं उनकी कुछ शर्तें होती हैं। उनकी शर्तों में ये लिखा है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति दोस्तों किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, यह आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों अगर हम एक चीज़ फोकस करें कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बाद जब राष्ट्रपति बन के वो अपने ऑफिस में आते हैं उसके बाद कोई भी बिल जो होता है अगर उसको कानूनी रूप लेना है तो इसमें आपके संसद के दोनों सदन प्लस आपका प्रेसिडेंट दोनों मिलकर ही उसे कानून का रूप देते हैं। ये आपको याद रखना है। वैसे तो वो किसी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसके बिना कोई भी बिल आपका एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है जो आपको याद रखना है। अगला इसी में है कि जो राष्ट्रपति है वो अगर चाहें तो अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं और वह अपना इस्तीफ़ा उपराष्ट्रपति को देंगे। इसमें होता यह है कि उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफ़ा देता है तो वह अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो वह अपना इस्तीफ़ा उपराष्ट्रपति को देंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि महाभियोग से भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, एक प्रोसीजर होता है महाभियोग जिससे भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल से आपको नीचे बताऊंगा अभी मैं, लेकिन आप ये समझिए कि महाभियोग प्रक्रिया से भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और एक पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, लेकिन आज तक के इतिहास में भारत का कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। तो ये 2 पॉइंट इस समय दिमाग में रखिए। अगला इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि मैंने इसमें आपको लाइन वाइज दे रखे हैं, कुछ पहले भी कवर कर रखे हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 52 में बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऊपर ही बताया था आपको। आर्टिकल नंबर 53 में ये होता है कि संघ की कार्यकारी शक्तियाँ इसी राष्ट्रपति के ऑफिस में निहित होंगी। भारत के संघ की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मतलब कि राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना कोई भी आपका जो बिल है वह एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, यही इसका कहना है। और ये आर्टिकल नंबर 53 में दे रखा है। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल नंबर 58। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वही मैंने यहाँ पर दिए हैं। इसमें चुनाव हेतु योग्यताएं
जो कि मैंने आपको ऊपर बताई थी, वो आर्टिकल नंबर 58 में आती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल नंबर 60, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ जो लेंगे, वह शपथ जो है उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे। अगर उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वह भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। उनका शपथ ग्रहण के बारे में आर्टिकल नंबर 60 में दे रखा है, ये आपको याद रखना है। अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आर्टिकल नंबर 61 है। यह स्टूडेंट्स यह महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। महाभियोग प्रक्रिया अगर राष्ट्रपति के ऊपर लाई जाए तो उसकी सिर्फ और सिर्फ संविधान में एक ही शर्त दे रखी है कि अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन करा होगा तब ही उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया उनके ऊपर लाई जा सकती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन, डैट इज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का उल्लंघन। ये आपको याद रखना है। अब महाभियोग की प्रक्रिया के प्रोसीजर के बारे में वो एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो ये उसका प्रोसीजर या फिर इसकी जो प्रक्रिया है ये आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला यह है कि जो महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर होता है वह लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इसकी शुरुआत करी जा सकती है। यह चरण 1 है। चरण 1 में पहली बात तो ये होती है कि कुछ सदस्यों द्वारा सूचना दी जाएगी कि हाँ, राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है। वो कितने सदस्य होंगे? कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 मेंबर अगर हस्ताक्षर लेकर कहें कि हाँ, राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो इसके बाद सदन में प्रस्ताव पारित हो सकता है। और उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 2/3 पूर्ण बहुमत, उस सदन की जो 2/3 पूर्ण बहुमत है, अगर वह पारित कर दे कि हाँ, राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो उस सदन से वह प्रस्ताव पास हो जाता है। उसके बाद चरण 2 में वह प्रस्ताव आपका दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन पहली बात उन आरोपों की जांच करेगा कि जो आरोप पहले सदन द्वारा लगाए गए हैं, पहले उन आरोपों की जांच करेगा वो। और उस जांच में राष्ट्रपति अगर चाहे तो वह उपस्थित हो सकते हैं और अपना व्यू पॉइंट और अपने पक्ष भी रख सकते हैं। तो यदि दूसरा सदन जांच के बाद अगर उसको मिलता है कि हाँ, राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है और वह भी 2/3 बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, जो कि सदन की पूर्ण बहुमत है उसके 2/3 बहुमत के साथ अगर वह सदन भी पास कर देता है कि हाँ, राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। मतलब कि अब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और ये बहुत टिपिकल कंडीशन है। आज तक के इतिहास में भारत का कोई भी राष्ट्रपति इम्पीच नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। उन किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग आज तक प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था प्रेसिडेंट का आर्टिकल, भारत के राष्ट्रपति के बारे में टोटल आपकी इन्फॉर्मेशन। पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति से बनेंगे वह इन स्लाइड से बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको ये थोड़ा ढंग से समझ लेने हैं और रिवाइज कर लेना है और दोस्तों नोट्स बना लेने हैं। आगे दोस्तों हम इसी के साथ लेक्चर आज ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत की संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद।